Hello, good evening, all friends. I hope you all are doing good. Today, we are going to discuss extremely important topic that most of the students are facing these days. देखो प्रीलिम्स के 12-13 दिन बचे हैं और आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एनजाइटी कि सर एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है और उसको कैसे करके मैनेज करें। ठीक है, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और ये वीडियो जो होगी बड़ी प्रैक्टिकल होगी कि भाई मैं क्या करता था इसको ओवरकम करने के लिए। क्योंकि देखो ये दीज लास्ट 12, 13, 14 डेज वी हैव बिफोर द प्रीलिम्स, दीज आर मोस्ट क्रूशियल डेज। इसको अगर आपने ठीक से यूटिलाइज नहीं किया ना तो द चांसेस टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल डिमिनिश। और जो बच्चा इन डेज को मैनेज कर गया बहुत अच्छे से, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दिस एंड बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, हार्डली 15-20 मिनट का हो जाए वही बहुत है, लेकिन इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ये। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ a bit information about myself. I am Abhishek Sharma. I have appeared for UPSC CSE interview, given 2 UPSC mains and 1 state interview. I am UPSC CSE mentor और I am mains evaluator also, having experience of more than 3 years. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आर यू फीलिंग एनेक्सियस? अगर हाँ तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। कई बार तो होता है कि आपको पता ही नहीं आपके साथ हो क्यों रहा है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, मेन रीजंस क्या हैं इस एंजाइटी के पीछे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे करके हमको इसको मैनेज करना। और दीज सॉल्यूशंस आर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, नॉट लाइक बुकिश थ्योरी कि जो मैं करता था या जो बाकी लोग करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो सिम्टम्स क्या हैं इसके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। फर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा है आपके साथ में, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़े हो जा रहे हो, कोई कुछ कह रहा है बहुत जल्दी से लड़ाई हो जा रही है। ठीक है, तो ये सारे एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। इरिटेशन हो रही है या रेस्टलेसनेस हो रही है। ठीक है, या नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं एग्ज़ाम को लेके कि यार पता नहीं क्या होगा, पढ़ लिया है सब कुछ लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि कभी तो बहुत खुश हो और एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे डिप्रेसिव फोर्स फेज़ में चले गए, समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। या फिर फॉगी हो रहा है माइंड, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, या फटीग हो रहा है। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या प्रोक्रास्टिनेशन आप कर रहे हैं कि भाई ठीक है यार पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, फियर की वजह से हो रहा है कि रिवीजन करना है लेकिन टालते जा रहे हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है, प्रिपरेशन अच्छी की है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। या यू हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग द पीपल, कोई बात कर रहा है बात करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस अकेले रहो, पढ़ो या लेटे रहो अकेले, किसी से बात नहीं करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि मेरे को क्या ये अटैम्प्ट स्किप कर देना चाहिए। दे माइट बी फीलिंग कि यार पता नहीं मैं सही से प्रिपेयर मैंने किया भी है या नहीं किया है, बाकी लोग तो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं पढ़ी, तो शुड आई स्किप दिस अटैम्प्ट। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, दीज आर शोइंग द एंजाइटी दैट इज़ बिल्डिंग अप इनसाइड यू। ठीक है, ये सारे एंजाइटी के ही सिम्टम्स हैं जो कि एग्ज़ाम से पहले होना बड़ा नेचुरल सा भी होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं कि भाई इसका कॉज क्या है। ठीक है, डेप्थ में इसके कॉज की बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉजेज पता है ना तो आप सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए किसी भी चीज़ का कॉज होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाई वन कि भाई कॉज क्या है। देखो पहला कॉज इसका ये है कि भाई जो स्टेक्स हैं ना इस एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपने यू हैव गिवन ईयर्स एंड ईयर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। कुछ लोगों ने 3-4 साल दे दिए होंगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उसने 2 दिए होंगे, एक तो हर किसी ने दिया ही दिया है।
किसी ने 5-6 साल भी दिए होंगे, ठीक है, किसी ने अपनी जॉब छोड़ दी होगी, बाकी कैरियर्स को छोड़ दिया होगा, पर्सनल सेक्रीफाइसेस लोगों ने किए होंगे, किसी ने अपने रिलेशनशिप्स दांव पे लगा दी होंगी, लोग घर नहीं जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो लाइक यू हैव डन सो मच सेक्रीफाइसेस फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो स्टेक्स आर रियली हाई इस एग्ज़ाम को लेके। लड़के हैं उनका ये है कि भाई अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर और कोई कैरियर मेरा बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। लड़कियां हैं उनका ये है कि अगर मतलब काफ़ी सारे का कि अगर ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ तो पता नहीं घर वाले अगला अटैम्प्ट देने भी देंगे या नहीं देने देंगे, दूसरे कैरियर के लिए फोर्स करेंगे, या ऐसा ना हो कि शादी कर दी जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में हाई हैं। तो ये आना बड़ा लाजमी सा है मन में कि नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड इट बिल्ड्स द एंजाइटी। दूसरा है कि एम आई प्रिपेयर्ड इनफ, कि यार बाकी जैसे मैंने बताया कि बाकी लोग तो यार इतना इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा करंट अफेयर रह गया है, मेरा रिवीजन लैग कर रहा है, या मैं मॉक्स 2-3 ही मॉक्स दे पाई या वो भी नहीं दे पाई। अरे PYQ एनालिसिस तो मैंने किया ही नहीं है अभी तक, बाकी लोगों ने तो PYQ एनालिसिस कर लिया, सारी ट्रिक समझ ली, रिवीजन 5-5 बार हो गया। तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके मन में, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका एंजाइटी बिल्डअप हो रही है, ठीक है। इसको ही हम यहाँ से कंपैरिजन से जोड़ लो कि आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई उसने मॉक दिए, उसके तो 120+ मार्क्स आ रहे हैं, मैं फुल लेंथ में मैंने दिए, मेरे तो 90 आ रहे हैं, अरे मैं तो अभ्यास दे के आई 60 नंबर ही आए, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा। फिर D-Day फेयर कि भाई जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ में, ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, बहुत टफ आने लगा है अब तो, कट ऑफ पता नहीं कितनी हाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया एक पार्ट, मैंने मान लो मैंने मीडिएबल छोड़ दिया था, यार मीडिएबल मैंने छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है मीडिएबल से ही क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आ जाएंगे। ये सारी नेगेटिव थिंग्स आपके दिमाग में आएंगी, जिसके वजह से क्या होगा कि आपकी एंजाइटी बिल्डअप होगी, ठीक है। और अनसर्टेनिटी तो देखो एग्ज़ाम में है कि भाई इतने लाख लोग, 6 लाख लोग बैठेंगे, उसमें से 12-13 हज़ार का क्लियर होना है, ठीक है, मैं उसमें होऊंगा या नहीं होऊंगा। ऐसा तो नहीं है कुछ नया पैटर्न इस बार UPSC पूछ लेगा, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछ लेगा। और कुछ लोग को फियर हो रहा होगा पास फेलियर्स को लेके, इसके वजह से एंजाइटी डेवलप हो रही होगी कि यार पिछले 2 अटैम्प्ट दे दिए या 3 अटैम्प्ट दे दिए, प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ, एक बार हो गया था GS क्लियर हो गया था लेकिन CSAT लेके बैठ गया, CSAT क्लियर नहीं हुआ। तो पास्ट फियर्स हैं फेलियर्स के, तो उसके वजह से भी एंजाइटी डेवलप हो सकती है। और ये तो है ही एम आई प्रिपेयर्ड एनफ, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई लोगों ने इतना इतना पढ़ लिया, मेरा इतना मैंने तो पढ़ा भी नहीं, इतना होगा या नहीं होगा। फिर है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। देखो ये एक रिसेंट ट्रेंड है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का, जो आजकल बहुत ज़्यादा है। देखो अब क्या है कि आपने यूट्यूब खोला, क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एल्गोरिदम भी आपकी वैसे ही है, वहाँ पे किसी का वीडियो आ गया कि अगर ये नहीं पढ़ा तो नहीं क्लियर होगा प्रीलिम्स आपका। दूसरे का वीडियो होगा कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड नॉट लीव इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर द प्रीलिम्स दिस ईयर, ठीक है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी की PDF आ गई टेलीग्राम पे कि भाई दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको करके ही जाना है, यू कैन नॉट स्किप दीज। यह करंट अफेयर का किसी का आ गया, या फिर प्लेसेस इन न्यूज़ आ गए, तो 4 जगह से आपने प्लेसेस इन न्यूज़ ही पढ़ लिए। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगा ना, तो भी एंजाइटी बिल्डअप होगी, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा ना। फिर है लैक ऑफ स्लीप, कि आप पहले सो रहे थे मान लो 7 घंटे, अब आप सो ही नहीं रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो सिर्फ। तो जब आप स्लीप नहीं लोगे अच्छे से तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी, और बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी तो फिर से आपको एंजाइटी डेवलप होगी, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल कि एंजाइटी की वजह से आप सो नहीं रहे हो सही से, और जब सो नहीं रहे हो सही से तो आपकी एंजाइटी पीक कर जा रही है फिर से। फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बस पूरे दिन बैठ के पढ़े जा रहे हैं, ना पार्क जा रहे हैं, ना जिम जा रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से भी एंजाइटी डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया कॉजेज़, और अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है ऐसा, जो ये कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इन वजह से हो रहा है। तो इसके बाद हम
नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस एंड दीज आर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो आपको काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देखो पहली बात क्या है, पहला एक चीज़ एक्सेप्टेंस। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर यू मस्ट एक्सेप्ट इट, कि हाँ भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। डोंट बी इन द डिनाइल मोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज कि भाई इट इज़ वेरी नॉर्मल। आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है, ये सब स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, रेदर इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू देन यू शुड वरी अबाउट इट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आपको डर लगेगा ही लगेगा, आपको एंजाइटी बिल्डअप होगी ही होगी। अगर एंजाइटी नहीं हो रही है तो दिक्कत की बात है। तो या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है, या आपकी प्रिपरेशन ठीक से हुई नहीं है, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। तो अब एंजाइटी किसको होगी? जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई है, जिसने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस एग्ज़ाम को लेके, उनको एंजाइटी होगी। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, ये कॉमन है, ये होता ही है। अब इससे क्या आपको मदद मिलेगी? व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग्स एंड यू नो कि भाई ये होना नॉर्मल है, तो आपकी एंजाइटी अपने आप थोड़ी डाउन चली जाएगी। पूरी ख़त्म तो नहीं होगी बट डाउन चली जाएगी, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट कि भाई ठीक है, होता है, नॉर्मल है ये, ठीक है। तो मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता कि नहीं भाई होता ही नहीं है, ये होता है, ये रहेगा, बस कम हो जाएगा। जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। और बात रही कि भाई मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, नो वन एंड लिटरली नो वन कैन से आई एम 100% रेडी फॉर द प्रीलिम्स। कोई 100% तैयार हो ही नहीं सकता, किसी का कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। किसी का करंट अफेयर छूट जाएगा, किसी करंट अफेयर का रिवीजन छूट जाएगा, किसी ने मॉक्स कम दिए होंगे, किसी ने PYQ एनालिसिस नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ हर किसी का छूटा हुआ है, एंड दे विल क्लियर दी, स्टिल दे विल क्लियर दी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ये सोच के कि मेरा ये छूट गया है, वो छूट गया है, आई एम नॉट 100% रेडी। भाई 100% रेडी कोई भी नहीं है, ठीक है। सारे के सारे एक ही नाव में सवार हैं, बस ये देखना है कि लास्ट के दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं होने देना है, ठीक है। दूसरे कॉज पे आते हैं हम, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। इसको अपनी लाइफ में भी एक प्रिंसिपल बना लो कि आप जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो ना, उनको ही कंट्रोल करो। देर आर मैनी थिंग्स आर देयर विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको लेके परेशान नहीं होना है। देखो एक बात बताओ, यू आर वरीड अबाउट पेपर लेवल कि यार डिफ़िकल्टी लेवल पता नहीं कैसा होगा एग्ज़ाम का उस दिन 24 मई को, परेशान हुए जा रहे हो, 2-3 घंटे यही सोचते जा रहे हो, कटअप्स चेक करते जा रहे हो कि यार पहले तो इतनी कटअप आई थी, इस बार पता नहीं कितनी होगी, कि भाई 6 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उसमें 12-14 हज़ार पास हो रहे हैं, इसको लेके परेशान भाई। बट दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल ना, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। और जब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसको लेके परेशान क्यों होना है? इसके लिए आप एंशियस फील कर रहे हो, एंजाइटी बिल्डअप हो रही है आपकी, इनको लेकर परेशान हो जा रहे हो, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अब पेपर का लेवल क्या होगा, ये आपके कंट्रोल में है क्या? वो तो एग्जामिनर ही सेट करेगा ना, UPSC सेट करेगा ना, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अब जो आपका कंट्रोल कर सकते हो आप उसको कंट्रोल करो ना। क्या चीज़ है कंट्रोल में? कि भाई आपके डेली टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डेली आप 10 आवर्स एटलीस्ट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। 10 से 12 घंटे ही पढ़ना, इससे ज़्यादा जाना नहीं है। अभी आप सोचो कि 15-16 घंटे मार दूंगे, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं। 10 से 12 ही घंटे पढ़ो आप, लेकिन डेली पढ़ो। तो डेली टारगेट्स आपके मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, डेली 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, PYQ का एनालिसिस आपने किया या नहीं किया, रिवीजन आपका डेली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। दीज आर द कंट्रोलेबल्स। उन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दोज थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, ठीक है। अगला जो है, और इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, अवॉइड द कंपेरिजन्स। बिल्कुल कंपेयर करना ही नहीं है, अपने फ्रेंड्स से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है, ठीक है।
आप कंपेयर करेंगे, क्या चीज़ कंपेयर करेंगे, यार उसका तो रिवीजन ना 5 बार हो गया, मेरा 2 ही बार हुआ है, वो मॉक लगा रही है ना फुल लेंथ, उसके 120 प्लस आ रहे हैं और मेरी तो यार 90 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है स्कोर। वो गई थी अभ्यास देने या फिर अनुभव देने, उसके तो 110 आए और मेरे तो यार 70 मार्क्स ही आए। अब पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। भाई देखो, इन कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, अब समझ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कई बार आपकी फ्रेंड है, उसने झूठ बता दिया आपको कि 120 प्लस आ रहे हैं मेरे तो फुल लेंथ में। अब आप तो चले गए अंडर कॉन्फिडेंट कि यार इसके 120 आ रहे हैं, बोल रही है, अब भले ही आ रहे हैं उसके 70 मार्क्स ही। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, कंपैरिजन करना ही नहीं। और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे 5-6 फ्रेंड्स थे, हम पीजी में रहते थे और 2022 वाला था प्रीलिम्स। मेरे फ्रेंड्स जो दे रहे थे, सारे प्रीलिम्स दे रहे थे, उनके सबके 120 प्लस आ रहे थे एफएलटी में, ठीक है, विजन कट था और मैं लगा रहा था, मेरे आ रहे थे 90 to 100 मार्क्स यहाँ में था और इनके 120 प्लस आ रहे थे हमेशा। जब रिजल्ट आया ना, आई वॉज द अलोन हु क्लियर द प्रीलिम्स दैट ईयर, बाकी किसी का नहीं हुआ। देखो भाई, इसलिए बता रहा हूँ, कंपैरिजन से मत करो, क्योंकि यार हो सकता है कि वहाँ पे अभी कोचिंग वाले में अच्छा आ रहा हूँ, लेकिन दे कैन नॉट मिमिक द रियल एग्जामिनेशन ना। आपको क्या पता कि भाई 24 मई को जो एग्ज़ाम आए वो कैसा आए, ठीक है, वो तो डिफरेंट होगा इससे, ये तो श्योर हो ना आप। तो इनके बेसिस पे प्लीज़, इस मार्क्स के बेसिस पे ना अपनी प्रिपरेशन को जज मत करो इस समय, ठीक है। तो भाई मैंने बताया कि कंपैरिजन तो इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, एक्चुअल एग्ज़ाम विल बी डिफरेंट। अब आपको ये अपने आप को मनवा लेना है कि मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, आई हैव डन द बेस्ट पॉसिबल और इस एग्ज़ाम को मैं फोड़ने ही वाली हूँ 24 मई को। यू आर फुली प्रिपेयर्ड, ये मान के आपको जाना है अब, ठीक है। सारा गेम अब क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है। देखते हैं अगला, मॉक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बहुत सारे बच्चे अभी भी मॉक्स दे रहे हैं। तो भाई एक बात समझ लो, ये मॉक्स का टाइम नहीं है अब मॉक का टाइम नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मॉक्स का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने मान लो फुल लेंथ दिया, मार्क्स आ गए 80, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चला गया 4 फीट नीचे ज़मीन से। अब क्या करोगे बताओ। अब क्या आप इन लास्ट के 10 से 12 दिन में ये मार्क्स इंप्रूव कर दोगे, ले आओगे 120 प्लस? नहीं होगा ना। तो भाई अब फुल लेंथ टेस्ट मत दो, अब मॉक्स का टाइम नहीं है ये। और अगर दिया, अगर दे रहे हो तो 2 कंडीशन पे देना सिर्फ। एक, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसमें मेरे कितने भी मार्क्स आएँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई प्रिपरेशन, आई एम गिविंग दीज मार्क्स जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। आई विल नॉट गेट मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द मार्क्स दैट आई विल सिक्योर इन दीज मार्क्स। दूसरा, मैं कहूँगा कि ईजी वाले मॉक्स दो। आपको पता है ना कि आपका पॉलिटी वाला पार्ट बड़ा स्ट्रांग है, फुल लेंथ दे दो सिर्फ पॉलिटी वाले का, आने दो मार्क्स 150 प्लस मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल देखना कैसे आपको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो या तो मॉक्स मत दो, दे रहे हो तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के मॉक्स देने हैं सिर्फ, या सिर्फ OMR की प्रैक्टिस करने के लिए ही मॉक्स देने हैं, ठीक है। क्योंकि ये अब जो पार्ट है ना, अब रिवीजन का दौर है, रिवाइज करो नोट्स को, जो अपने कॉन्सोलिडेट कर लिए हैं उनको बार बार रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं हर एक सब्जेक्ट के उनको बार बार रिवाइज करो, PYQs को एनालाइज करो बार बार, और जो ट्रिक्स हैं जिसकी अगर आपने नहीं देखी तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, और उसमें हमने पिछले 5 साल के करीब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, एंड दैट इज विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, लाइक इट विल ईजिली इंक्रीज योर स्कोर बाई 30 to 40 मार्क्स, अगर आपको वो पहले से नहीं आते थे, ठीक है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई हैं, पास प्रीलिम्स करके जो सीरीज चलाई थी उसमें पड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें हो गई, मॉक्स आपको नहीं देने हैं। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के वजह से एंजाइटी फील आप कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई नई इन्फॉर्मेशन उठानी ही नहीं है आपको कि ये 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको कर लो, ये वीडियो नहीं देगी तो नहीं होगा आपका प्रीलिम्स क्लियर। है भाई, तेरे कहने से थोड़ी ना होता है ऐसे। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचनी है। या कोई दोस्त आया, ये वही देख, ये इस वाली कोचिंग का ये आया नया, इन्होंने ये वाले टॉपिक्स कवर किए हैं, देख एक बार देख ले। इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है इस समय, ठीक है। फोमो क्रिएट नहीं करना है कि अरे यार ये नई चीज़ मार्केट में आ गई, मैंने तो नहीं की, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आई वुड बी एट द डिसएडवांटेजेस स्टेज।
इन सारी चीज़ों से बचना है। कोई फोमो नहीं लेना है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, ठीक है। जो हो गया है, कोई चीज़ नहीं उठानी नहीं है। अब तो सिर्फ आपका रिवीजन और रिवीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। बस PYQs देखो, एनालाइज करो जो नहीं किए हैं, जो नोट्स बना रखे हैं अपने शॉर्ट नोट्स उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लो, और करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को पहले रिवाइज करो। जैसे इन्वायरमेंट से आता है उसको रिवाइज कर लो, इकोनॉमी के करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। साइंस एंड टेक को पहले रिवाइज करो, और ये जैसे अपना पॉलिटी वगैरह हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसको लास्ट में रिवाइज करना। ये करंट अफेयर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, रेदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बट एंड टाइम रिवीजन, ठीक है। ये काम आपको करना है, और फोमो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। देखो अब है फियर ऑफ पास्ट फेलियर। देखो अगर कोई बंदा पहले फेल हो रखा है इस एग्ज़ाम में, तो थोड़ा फियर होना नॉर्मल है कि यार अभी तक एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट हो गए या 3 अटैम्प्ट हो गए, या पहले मेंस लिख दिया था लेकिन पिछले बार प्रीलिम्स में फेल हो गए। और इवन एज आई नो द पीपल की हु हैव सिक्योर्ड द रैंक बट स्टिल दे फेल इन द प्रीलिम्स, ऐसा भी होता है, ठीक है। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल तो है प्रीलिम्स, ठीक है। और जिसका अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है ना अगर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर देम, बिकॉज कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है ना कि यार इतने पढ़ाई की अब तक प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। तो थोड़ा तो फियर होना बनता है, नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखना, दिस एग्जाम नीड्स जस्ट 1 बेस्ट अटेम्प्ट। एक ही अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर होना है। अब वो चाहे आपका अटेम्प्ट सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवन्थ हो। आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 5 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लगातार 5 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। एंड 6th अटेम्प्ट में दैट स्टूडेंट, आई न्यू वन गर्ल, सी क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। सी नॉट ओनली क्लियर्ड, सी क्लियर्ड विद वेरी गुड रैंक इन 2 digits, एंड सी इज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। जिस साल आपकी स्ट्रेटजी अलाइन कर गई, जिस साल आपके सितारे अलाइन कर गए ना, आपके स्टार्स अलाइन कर गए, उसी साल आपका एग्जाम क्लियर होना है। एंड आई विश 2026 इज गोइंग टू बी दैट ईयर फॉर यू, ठीक है। और एक बार एग्जाम क्लियर हो गया ना, नो वन विल आस्क विच अटेम्प्ट, ठीक है। आप IAS ही होंगे या इंडियन फॉरेन सर्विस ही होंगे या इंडियन पुलिस सर्विस में ही होंगे, फिर मैटर नहीं करता कि कौन से अटेम्प्ट में क्लियर है। द ओनली थिंग दैट विल मैटर इज यस यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। पास के फेलियर सारे के सारे रखे रह जाएंगे एक साइड में, ठीक है। तो पास फेलियर्स को लेकर डीमोटिवेट नहीं होना है, बस ये सोचना है कि यस दिस इज़ माई ईयर, इस बार मैंने अच्छे से प्रिपेयर की है, इस बार तो मैं कर ही दूंगा या कर ही दूंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पास फेलियर्स को लेकर बैगेज नहीं बनाना है। ये चीज़ें दिमाग में रख लो कि यू जस्ट नीड 1 बेस्ट अटेम्प्ट। फिर आता है देखो स्लीप को लेके। अब मैंने बताया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नींद ही नहीं आ रही अभी, एंजाइटी की वजह से सो ही नहीं रहे हैं या खींच दे रहे हैं वो 15 से 16 घंटे। अरे भाई 15 से 16 घंटे अगर खींचोगे तो सोओगे कब यार। देखो मेरा कहना यह है कि एटलीस्ट 6 आवर एंड एट मोस्ट 8 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा स्लीप नहीं होनी चाहिए और 6 से कम भी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 और सोना ही सोना है। लेकिन अगर आपने पहले से हैबिट बना के रखी है 8 घंटे की, तो इसको कम मत करना, ठीक है। इसको कम मत करना, लेकिन इससे ज़्यादा भी मत करना। तो एटलीस्ट 6 आवर्स, यू नीड 6 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, ठीक है। क्योंकि यार स्लीप क्या है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है ना, री एनर्जाइज करने के लिए है ना। अगर आप नहीं 6 घंटे एटलीस्ट सोओगे तो कैसे करके पढ़ाई करोगे। आप पढ़ रहे होगे, एफिशिएंसी आएगी नहीं, आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, एंजाइटी होगी। तो एटलीस्ट 6 आवर्स सोना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम डे जो है ना, अब आपका 24 में, उस दिन आपका एग्ज़ाम आपको पता है कि 9:30 to 11:30 GS 1 होगा अपना, और 2:30 PM to 4:30 PM ये आपका CSAT होगा। अब आपको अपना शेड्यूल अभी से ऐसे बना लेना है कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्योंकि ये जो 2 स्लॉट्स हैं ना, बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ माइंड चाहिए आपकी इस टाइम पे। तो ऐसा ना हो कि आपने सोने की आदत बना रखी हो अपनी कि भाई मैं ना 2 बजे से लेकर 3 बजे तक तो सोता हूँ दिन में खाना खा के,
अरे बेवकूफ़, अगर 2 से 3 सोएगा तो ये तो वाला स्लॉट तो तेरा होगा, यहाँ पे सी सेट का टाइम होगा, वो नींद आएगी तेरे को उस दिन। ठीक है, तो अपने दिन को अभी से हैबिट ऐसे बना लो, कुछ इस तरह बनाना कि भाई 12 बजे मेरे को रात में सोना है, 6 बजे सुबह उठ जाना है, क्योंकि उस दिन क्या होगा, आपको 6 बजे के करीब उठना पड़ेगा। फिर आपको क्योंकि अपने एग्ज़ाम सेंटर जाना है, तो 9:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो आपको वहाँ पे 8:30 तक तो पहुँच ही जाना है। ठीक है, तो एक कुछ इस तरीके से हम शेड्यूल बना लो, इस समय डेली का रूटीन इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही आपको मिमिक करना है उस दिन जाके वहाँ पे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि लास्ट दिन तक लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, तो अब 12 से आगे स्टडी मत करो और अपना दिन शेड्यूल कर लो इस हिसाब से जैसे मैंने बताया है। ठीक है, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप ले लो और बढ़िया से करो, क्योंकि अब जो होना था आपका रिजल्ट तय हो चुका है, ऐसे मान के चलो। प्रोवाइडेड यू आर एबल टू मैनेज दिस लास्ट 10 to 12 डेज प्रॉपरली, प्रॉपर टारगेट्स आप मीट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो आता है फिजिकल एक्टिविटी, आई वुड से कि एटलीस्ट 30 मिनट्स। देखो कुछ बच्चे तो जिम जाते हैं या पहले जा रहे थे, अब छोड़ दी। भाई कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एज सच जिम जा रहे थे, जिम जाते रहो। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कट द टाइम, कि भाई पहले थे 2 घंटे जिम्स में आप स्पेंड करते थे, इन्वेस्ट करते थे, अब ऐसा करो 1 घंटा ही कर दो। 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट्स ही कर दो। और जो लोग कुछ नहीं करते उनके लिए बोलूँगा कि देखो एंजाइटी डेवलप हो रही है, तो प्लीज़ एटलीस्ट पार्क जाना शुरू कर दो। शाम में पार्क चले जाओ, सुबह मत जाओ, सुबह में पढ़ाई कर रहे हो, शाम में पार्क चले जाओ। कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक ही कर लो। ठीक है, ये आपके माइंड को काम रखेगा एंड कामनेस विल डेफिनेटली गिव द रिजल्ट्स टू यू। ठीक है, तो प्लीज़ इसको इनकलकेट कर लीजिए। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी, क्योंकि पूरे दिन बैठ के पढ़ नहीं सकते, इस बात को समझो। ठीक है, फिर है एक मेडिटेशन का है कि भाई मेडिटेशन कर लो। देखो यार, मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मैंने तो कभी इसे फॉलो किया नहीं। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट येस इट हेल्प्स, बहुत सारे लोगों ने बोला है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन ट्राई कर लो, ज़्यादा नहीं तो डेली के 15 मिनट ही मेडिटेशन कर लो। ठीक है, तो क्योंकि ये भी आपके माइंड को कूल करता है, काम करता है, तो मेडिटेशन कर लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं अभी जो है, वो है स्क्रॉलिंग। भाई ठीक है, क्या है कि रात को लेटे, सोना है 12 बजे, 11 बजे फ़ोन लेके लेट गए और स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, माइंड रोटिंग हो रही है बिना मतलब की। भाई इसको एकदम से छोड़ देना है इस समय, वरना अगर आप लेट नाइट ये करोगे ना सोने से पहले, तो आपको स्लीप डिप्रीवेशन हो जाएगा, नींद आएगी नहीं, क्योंकि ब्लू लाइट एमिट करती है डिस्प्ले, और जिसके वजह से आपको एंजाइटी होगी। एट 1 आवर बिफोर हिटिंग द बेड फ़ोन को यूज़ करना ही नहीं है, फ़ोन को टैब को किसी को यूज़ नहीं करना है। अपने हार्ड कॉपी से पढ़िए या बुक्स को पढ़िए या जो भी आप करते हो वो कीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। और एक चीज़ और, सोशल मीडिया को भाई अगर आपने अब तक लीव नहीं किया है ना, तो इस समय तो बिल्कुल ही लीव कर दो। इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो या एक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल छोड़ दो। ये अब ये समय नहीं है ये अननेसेसरी रील्स को स्क्रॉल करने का। कौन क्या कर रहा है इस चीज़ को देखने का। सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दो। एटलीस्ट ये जो लास्ट के आपके 14-15 डेज बचे हैं ना, 14-15 भी नहीं बचे हैं, 13-14 दिन जो बचे हैं, इन दिन को तो बिल्कुल लीव कर दो। सोशल मीडिया को एकदम कंप्लीट ऑफ कर दीजिए इस समय। ठीक है, और क्या है, हाँ तो अब और एक चीज़ और हमें इसमें लिखा नहीं है, देखो हॉबी। भाई अपनी हॉबीज़ को, जो भी आपकी हॉबी हो उसको परस्यू कीजिए। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। पेंटिंग हो किसी की म्यूज़िक सुनना हो, उस हॉबी को बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। क्योंकि हॉबी का मेन पर्पज़ क्या होता है यार हॉबी का? यूपीएससी भी हॉबी पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है, पर्पज़ क्या है हॉबी का, कभी सोचा है? टू मेक यू फील गुड। फील गुड फैक्टर देता है हॉबी को परस्यू करना, कि इसको जो मैं करता हूँ, ये करती हूँ ना, मेरे को वो अच्छा लगता है अंदर से। और जब अच्छा लगता है अंदर से, तो आपकी फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको फील गुड फैक्टर आपको हॉबी देता है। तो हॉबी को मतलब ज़्यादा नहीं, आधे घंटे ही परस्यू कर लो, जो भी आपकी हॉबी हो उसको परस्यू कर लो। और एक और चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखी है, फैमिली। दिस इज़ द टाइम वेयर फैमिली विल स्टैंड टॉल
एज योर सपोर्टिंग पिलर। फैमिली से बात कम करते हो तो बढ़ा दो, घर वालों से बात करना ये नहीं कि नहीं नहीं मम्मी बहुत प्रेशर हो रहा है, पापा बहुत प्रेशर हो रहा है, मैं बात आपने बात उल्टे कम कर दी करना, ऐसा नहीं करना है। एंजाइटी हो रही है, सपोर्टिव फैमिली है, टॉक टू दैम, बोलो कि मम्मी या पापा थोड़ी बात ज़्यादा कर लिया करो, मेरे को एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है। या कोई इतना अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स है आपके, उनसे बात कर लो, एक या दो, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, ठीक है। एक या दो उनसे बात कर लो कि ऐसी बात है भाई, एंजाइटी फील हो रही है बहन, और मेरे से बात कर लिया अगर, तो ये काम आपको करना है। और अगर आपको और भी कोई डाउट है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देखो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पर टेलीग्राम पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लो, और ऐसे कोई एंजाइटी डेवलप हो रही है तो कंसीडर मी एज योर एल्डर ब्रदर या फ्रेंड। इस पर मेरे को आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, इसको स्कैन कीजिए और मेरे को टेक्स्ट कीजिए। ये करेक्टर साइज मेरा चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात, सजेशन आपको यू नीड टू सजेस्ट मी कि नेक्स्ट टॉपिक मैं किस वीडियो पे बनाऊँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है। और चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आई प्रे टू गॉड, ठीक है। और कोई भी बात है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।